अच्छा, जरा सोचिए। एक तरफ किसी का अपना दिया हुआ कर्ज वापस लेने का हक है और दूसरी तरफ एक आम इंसान की बुनियादी जरूरियात। जब इन दोनों का टकराव होता है तो कानून क्या कहता है? इस तज्जिए में हम सीधा इसी अहम सवाल पर आते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा जबरदस्त फैसला सुनाया है। फैसला इस हवाले से कि क्या कर्ज की वसूली के लिए किसी का शनाख्ती कार्ड यानी CNIC ब्लॉक किया जा सकता है। ये सुनने में शायद एक आम सा सवाल लगे, लेकिन असल में इसके नतीजे हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब करते हैं। इस कानूनी बहस में आगे बढ़ने से पहले तसव्वुर कीजिए, सिर्फ एक हफ्ता अपना शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए बगैर गुजार कर देखें। बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं होगा, नई सिम नहीं खरीद सकते, सफ़र करना दुश्वार हो जाएगा और यहाँ तक कि किसी हस्पताल में इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ भी परेशानी। आज के इस जदीद दौर में CNIC के बगैर जीना प्रैक्टिकली नामुमकिन है ना? और बस यही वो बुनियादी पॉइंट है जिस पर इस पूरे केस की कहानी खड़ी है। तो चलिए सबसे पहले हिस्सा एक की तरफ आते हैं। CNIC एक बुनियादी ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया यहाँ। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि भाई, शनाख्ती कार्ड अब कोई ऐशो इशरत की चीज़ या सिर्फ एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं रहा। ये इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लिविंग है, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजमी है। किसी का CNIC ब्लॉक करने का सीधा सा मतलब है उसकी पूरी ज़िंदगी का पहिया रोक देना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप आराम से छीन लें और तवक्को करें कि सब नॉर्मल रहेगा। अच्छा, अब आते हैं हिस्सा 2 पर। आगा आबिद केस के हक़ाइक़। आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इस केस का बैकग्राउंड कुछ यूं है कि एक ट्रायल कोर्ट ने, जिसे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहते हैं, एक बहुत ही सख्त ऑर्डर पास कर दिया। उन्होंने कहा कि आगा आबिद, जो कि पिटिशनर हैं, उनका CNI उस वक्त तक ब्लॉक रखा जाए जब तक वो अपने कर्ज यानी मनी डिक्री के बदले में जमानत फराहम नहीं करते। मतलब पैसे निकलवाने के लिए सीधा उनके CNI पर एक्शन ले लिया गया। ये कोर्ट की तरफ से एक इंतहाई सख्त कदम था। और ये कानूनी सफ़र कोई छोटा मोटा नहीं था। ध्यान दीजिए कि लिटिगेशन 2012 से चल रही थी। फिर मार्च 2016 में मनी डिक्री आई, जिस पर कई साल अमल नहीं हो सका। फिर थक हार कर एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने CNIC ब्लॉक किया। जब मामला हाई कोर्ट गया ना, तो अगस्त 2023 में उन्होंने भी यही समझा कि चूंकि केस इतने सालों से पेंडिंग है, पैसे तो निकलवाने हैं, इसलिए CNIC ब्लॉक करना ठीक कदम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फरवरी 2026 में ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। तो चलिए हिस्सा 3 में इसके कानूनी पहलू को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, यानी सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 51 को समझते हैं। अब ये CPC का सेक्शन 51 क्या भला है? देखिए, ये कानून अदालत को अलग अलग तरीके बताता है कि फैसला कैसे मनवाना है, असासे जब्त कर लो वगैरह वगैरह। इसकी जो आखिरी शेख है ना, क्लॉज E, ये बड़ी लचकदार है। ये कहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अदालत फैसले पर अमल करवाने के लिए कोई दूसरा मुनासिब तरीका भी इस्तेमाल कर सकती है। एक तरह से अदालत को खुली छूट दे दी गई थी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। अदालत ने तस्लीम किया कि हाँ, सेक्शन 51E कोर्ट को लचक ज़रूर देता है, पावर देता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इस लचक को इतना खींच दिया जाए कि एक बंदे का शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर दो, वो भी सिर्फ एक आम सिविल मनी डिक्री के लिए। अदालत का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ऐसी सूरत में ये एक्शन असूलों और कानून की हुदूद से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। अब आते हैं हिस्सा 4 पर, बुनियादी सहूलियात की एक इंतहाई दिलचस्प मिसाल। ये पॉइंट वाकई बहुत रिलेटेबल है। आम तौर पर कर्ज वसूल करने के लिए क्या होता है? बैंक अकाउंट सील हो जाता है या कोई प्रॉपर्टी और ज़मीन जब्त हो जाती है। लेकिन तसव्वुर करें, क्या कोई अदालत कर्ज वसूल करने के लिए आपके घर का पानी या बिजली काट सकती है? जाहिर है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यही मिसाल दी। उन्होंने CNIC को पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के बराबर खड़ा कर दिया। अगर कर्ज के लिए बिजली नहीं काट सकते तो CNIC कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? अदालत के ये अल्फाज ज़रा गौर से सुनिए। कोर्ट ने कहा कि अदालत को अपना फैसला मनवाने के लिए रोबस्ट यानी मजबूत ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मस्कुलर नहीं। यानी अदालती ताकत का इस्तेमाल इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि एक आम शहरी को उसकी ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी हक से ही महरूम कर दिया जाए। अदालत का इख्तियार हमेशा कानून और इंसानियत के अंदर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 5 की तरफ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK का इस्तिस्ना। अब यहाँ एक टेक्निकल लेकिन बहुत अहम ट्विस्ट आता है, जो हियरिंग के दौरान सामने आया।
فیصلے میں ذکر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے KPK میں 2018 کے قریب CPC کے آرڈر 21 میں ایک قانونی ترمیم کی تھی جسے رول 117 کہا جاتا ہے۔ اس ترمیم کی وجہ سے KPK کی عدالتوں کے پاس یہ واضح پاور آ گئی تھی کہ وہ کسی کو عدالت میں پیش کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اس کا CNIC بلاک کر سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جس آغا عابد کیس کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ سندھ کا ہے اور وہاں ایسی کوئی قانونی شک سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ تو سپریم کورٹ نے اس KPK والے پوائنٹ کو بڑی خوبصورتی سے اپنے فیصلے کی بنیاد بنایا۔ ان کی منطق سنیں، انہوں نے کہا کہ اگر عام قانون یعنی سیکشن 51 میں پہلے سے ہی آٹومیٹیکلی CNIC بلاک کرنے کی پاور ہوتی تو پشاور ہائی کورٹ کو الگ سے نیا قانون بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ نیا قانون بنانا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عام ایگزیکٹنگ کورٹ کے پاس قرض وصولی کے لیے خود بخود یہ پاور نہیں ہوتی۔ اور اس سب کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں حصہ 6 پر، حتمی قانونی نتیجہ۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ ان نہایت مضبوط الفاظ میں کنکلوڈ کیا۔ انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ CNIC کوئی لگژری نہیں، نہ ہی صرف ایک آفیشیل ریکوائرمنٹ ہے۔ نارمل زندگی گزارنے کے لیے یہ اب لازمی ہو چکا ہے، اور اسی بنیاد پر عدالت نے تسلیم کیا کہ CNIC بلاک کرنا اختیارات کا غلط استعمال تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ نے آغا عابد کی اپیل منظور کر لی اور اس CNIC بلاک کرنے کے آرڈر کو غلط قرار دے دیا۔ تو اس پورے تجزیے کے آخر میں یہ سوال ذہن میں گھومتا ہے، ایک طرف قانون کا نظام ہے جہاں لوگوں کو ان کے پیسے واپس ملنے چاہیے، بالکل ملنے چاہیے، لیکن کیا اس کی قیمت کسی کی بنیادی انسانی ضروریات کو چھین کر ادا کی جا سکتی ہے؟ عدالتی طاقت اور انسانی حقوق کے درمیان اس توازن پر غور کرنا کتنا ضروری ہے؟ فیصلہ بڑا واضح ہے، قرض وصول کریں، بالکل کریں، لیکن زندگی کا پہیہ روک کر نہیں۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔